हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस हो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो ये क्लास 7th की बुक का 6वां लेसन है, जीवों में श्वसन। यानी जीव जो हैं वो किस प्रकार से श्वसन करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है, बूझो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल बाद शहर आ रहे थे। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके। इसलिए वह भागता हुआ और कुछ ही मिनटों में बस स्टॉप पहुंच गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाँफ क्यों रहा है। बूझो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से क्यों लेने लगता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। बूझो के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। आइए इस श्वसन के बारे में पढ़ें। तो हम सांस क्यों लेते हैं, तो ये श्वसन का एक चरण होता है। तो श्वसन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लिखा है, हम श्वसन क्यों करते हैं। अध्याय 2 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। प्रश्न पूछा जाता है कि जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो वह है कोशिका। आगे लिखा है, जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा कहाँ से आती है, क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। यानी कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन आवश्यक है। आगे लिखा है, श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो उस वायु में ऑक्सीजन लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे लिखा है, हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिका में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं उसका क्या होता है, ये प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है और शरीर के सभी भागों में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन क्या करती है, भोजन के विखंडन में सहायता करती है। और इस प्रक्रम में क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कोशिकीय श्वसन। क्योंकि श्वसन जो है कोशिका में हो रहा है तो इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। आगे लिखा है, सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। यानी कि जितने भी जीव हैं सभी की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। यानी कि ग्लूकोज का विखंडन जो है ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा हो रहा हो तो ऐसा श्वसन क्या कहलाता है, वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है।
तो यहाँ इस प्रक्रिया में आप देख सकते हैं ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में विखंडित हो जाता है। आगे लिखा है, संभवतः आपको मालूम होगा कि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया है। तो यहाँ अनुपस्थिति लिखा होना चाहिए, यहाँ उपस्थिति लिख गया है, तो आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ लिखा भी है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो यहाँ अनुपस्थिति होना चाहिए। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, ग्लूकोज अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में विखंडित हो जाता है। आगे लिखा है, हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी होती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। तो हमारे शरीर में भी हमारा शरीर भी अवायवीय श्वसन करता है, लेकिन ऐसा वो कुछ समय के लिए ही कर पाता है, क्योंकि जब हम व्यायाम करते हैं, भारी वस्तु को उठाते हैं, दौड़ते हैं, तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये जो पेशी कोशिकाएं होती हैं, ये अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। आगे लिखा है, क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा कि इस प्रक्रम में क्या होता है, ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। ये कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। आगे लिखा है, गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। तो इसीलिए जब हम लोग व्यायाम करते हैं या दौड़ते हैं तो मांसपेशियों में बहुत ऐंठन होती है। तो कहा जाता है कि गर्म जल से स्नान कीजिए या शरीर की मालिश करवाइए, तो इससे क्या होता है, रक्त का संचरण बढ़ जाता है और जो पेशी कोशिकाएं होती हैं उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति भी बढ़ जाती है। और ऑक्सीजन की जब आपूर्ति बढ़ जाती है तो लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। अब पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। अभी तो ये पढ़ा कि हम श्वसन क्यों करते हैं, अब ये पढ़ेंगे कि श्वसन क्या है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। आगे लिखा है, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतःश्वसन और उच्छ्वसन में दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास का
एक श्वास अथवा सांस का एक अंतः श्वसन और एक उच्च श्वसन। क्या आप अपनी श्वसन दर पता लगाना चाहेंगे? क्या आप यह जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा यह शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? आइए इसका पता लगाने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। तो हमें क्रियाकलाप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग ये पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो सामान्य परिस्थितियों में हम सांस लेते हैं हम लोग 15 से 18 बार, लेकिन जब हम दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं तो इसमें जो श्वसन दर है वह बढ़ जाती है। अब लिखा है कि हम श्वास कैसे लेते हैं। पहले तो ये पढ़ लिया कि हम श्वसन क्यों करते हैं, श्वसन के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग श्वास कैसे लेते हैं इसके बारे में लिखा है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, आइए अब हम श्वसन की क्रियाविधि जानें। सामान्यतः हम अपने नथनों यानी नासा द्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों यानी फुफ्फुस में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशी परत जो डायाफ्राम कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। ये आप देख सकते हैं मानव श्वसन तंत्र। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ तो आप लोगों को पूरा दिखाई देगा। ये है नासा गुहा, ये है मुख गुहा, ये फेफड़े हैं, ये पसलियाँ हैं, ये श्वास नली है, ये ग्रसनी है और ये है डायाफ्राम। आगे लिखा है, अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। यानी कि जब हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो क्या होता है, पसलियां ऊपर और बाहर गति करती हैं, डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है और क्या होता है, वक्ष गुहा का जो आयतन है वह बढ़ जाता है और वायु जो है फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर जाती हैं जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उदर पर रखिए, उदर की गति को अनुभव कीजिए, आप क्या पाते हैं। यह जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के आमाप में परिवर्तन होते हैं, बच्चे सीना फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। प्रत्येक यह दावा कर रहा था कि वह सीने को अधिक फुला सकता है। क्यों ना आप भी इस क्रियाकलाप में सहपाठियों का साथ दें। तो ये क्रियाकलाप लिखा हुआ है जो बच्चे कर रहे हैं, ये समझने वाली चीज़ है। यहाँ आप समझ लीजिए, वायु अंदर जा रही है, पसलियाँ जो हैं बाहर की ओर गति कर रही हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति कर रहा है। अब क्या है, वायु बाहर जाती है तो पसलियाँ अंदर की ओर चली जाती हैं और डायाफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। अब पढ़ेंगे कि हम उच्च श्वसन में बाहर क्या निकालते हैं। इसके बारे में ये भी तो पढ़ना आवश्यक है कि हम सांस जब बाहर निकालते हैं तो उसके साथ क्या निकलता है। लिखा है, कोई पतली स्वच्छ परख नली लीजिए जिसमें कॉर्क लगा हो। यदि परख नली उपलब्ध ना हो तो आप
कांच या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। परखनली में थोड़ा सा ताज़ा बना चूने का पानी डालिए। प्लास्टिक की एक स्ट्रॉ को परखनली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रॉ के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए। क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतःश्वसन अथवा उच्छ्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। हम क्या उच्छ्वसित करते हैं? क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वसित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वसित करते हैं? आपने यह भी देखा होगा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्छ्वास छोड़ते हैं तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। यह नमी के कारण है। जल के ये बिंदु कण कहाँ से आते हैं? तो जो वायु हम लोग छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, इस तरफ देखिए, ये लिखा है उच्छ्वसित वायु, यानी जो वायु हम लोग छोड़ रहे हैं उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत है 16.4% और कार्बन डाइऑक्साइड है 4.4%। और जो वायु हम लोग अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.04%। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण यहाँ तथ्य लिखे हुए हैं। लिखा है बेहतर जीवन के लिए श्वास नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम से हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके अलावा धूम्रपान नहीं करना चाहिए क्योंकि धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। तो ये तो पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया? श्वसन के बारे में, श्वसन क्यों करते हैं, श्वास किस प्रकार से लेते हैं, उच्छ्वास में क्या क्या छोड़ते हैं, ये सब पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अन्य जंतुओं में श्वसन। अभी तो मानव के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो जंतु हैं उनमें श्वसन किस प्रकार से होता है ये भी तो पढ़ना आवश्यक है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुष्यों के फेफड़े जैसे ही श्वसन अंग होते हैं? आइए पता करते हैं। सबसे पहले लिखा है कॉकरोच के बारे में। तो कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विस्तृत होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा कि कॉकरोच के पास फेफड़े नहीं होते हैं बल्कि श्वास रंध्र होते हैं, और ये ऐसी व्यवस्था जो है कीटों में ही पाई जाती है, जंतुओं में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। अब पढ़ेंगे केंचुआ के बारे में कि केंचुआ कैसे श्वास लेता है। तो लिखा है कक्षा 6 के अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि केंचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। बिल्कुल पढ़ा था कि केंचुआ जो है अपनी त्वचा से श्वसन करता है। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मी प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं जो आर्द्र और श्लेष्मी होती है। तो मेढक में मनुष्य के भांति फेफड़े होते हैं लेकिन मेढक त्वचा से भी श्वसन करता है। तो केंचुआ और कॉकरोच के बारे में पढ़ लिया। अब जलीय जीव जो होते हैं वो कैसे श्वसन करते हैं, क्योंकि वो तो जल में ही रहते हैं। तो इसके बारे में लिखा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं जल में श्वसन के बारे में। लिखा है क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं? ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं। वे जल में श्वसन कैसे करते हैं? आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं।
क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता करती है। तो ये क्लोम होते हैं जो इस चित्र में दिखाए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है क्लोम, ये होते हैं क्लोम। तो क्लोम जो होते हैं उनमें क्या होता है, रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस के विनिमय में सहायता करती हैं। अब लिखा है क्या पादप भी श्वसन करते हैं, यानी पेड़ पौधे हैं क्या ये भी श्वसन करते हैं? तो बिल्कुल श्वसन करते हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं, जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल कण मृदा के कणों के बीच खाली स्थानों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? तो यदि आप किसी गमले में बहुत अधिक पानी डाल देंगे तो जो पौधा है उसकी जड़ें सड़ जाएंगी। आगे लिखा है इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। यहाँ देख लीजिए आप, ये वायु कोश हैं, ये मूल रोम हैं, ये मृदा के कण हैं और मूल मृदा से वायु अवशोषित करते हैं। तो पादप जो है ये भी श्वसन करते हैं। ये क्या करते हैं, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोगों के लिए आवश्यक है। हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। इससे 1 या 2 प्रश्न बनते हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं वहाँ बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।